Hello everyone, welcome to our channel Fight for your dreams. So let's fight with me. I am Amandeep. एज यू नो हम एंशियंट हिस्ट्री कवर कर रहे हैं, तो उसमें हमने हड़प्पा सभ्यता कंप्लीट कर ली है। अब हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद जो जो संस्कृतियों का अस्तित्व में आना हुआ, उन सभी संस्कृतियों को हम कवर करेंगे। ठीक है, तो आज हम हड़प्पा सभ्यता के बाद में जो पहली संस्कृति आई है उसे हम समझ लेते हैं, परवर्ती हड़प्पा संस्कृति। ठीक है, परवर्ती हड़प्पा संस्कृति का मतलब क्या होता है कि हड़प्पा सभ्यता का नगरीय चरण से ग्रामीण चरण में चला जाना ही क्या है, परवर्ती हड़प्पा संस्कृति है। आई होप ये पॉइंट समझ आ गया होगा। हड़प्पा सभ्यता का नगरीय चरण से ग्रामीण, पहले नगर वाले थे हड़प्पा सभ्यता वाले लोग, फिर बाद में किस में चले गए, जब पतन हो गया सभ्यता का तब वो ग्रामीण क्षेत्रों में चले गए। तो वो कौन सा रूप अपना लिया हड़प्पा सभ्यता ने, ग्रामीण रूप अपना लिया, तो जिसे हम क्या कहेंगे, परवर्ती हड़प्पा संस्कृति। हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद, या फिर पतन का अर्थ जो है वो सभ्यता की समाप्ति ना होकर सभ्यता का रूप परिवर्तन हो जाना है। ठीक है, पहले नगरीय थी सभ्यता, अब ग्रामीण सभ्यता हो गई है। आई होप ये रूप परिवर्तन आपको समझ आ गया होगा। लगभग 1900 ईसा पूर्व तक हड़प्पाई नगरों का क्या हो गया था, पतन हो गया था। ठीक है, यद्यपि नगरों के पतन की कुल अवधि में कुछ अंतर रहा था, तो ये आपको पॉइंट समझ आ गया होगा। जैसे मैंने बताया था कि सभी जगह पर जो हड़प्पाई सभ्यता थी वो एक साथ में नहीं उत्पत्ति में आई या उद्भव में आई, वो एक साथ में ना तो उद्भव हुई है, ना ही एक साथ में सभी का पतन हुआ है। सभी के जो काल अवधि का जो था ना सिस्टम, उसमें अंतर रहा था। ठीक है, डिफरेंस रहा था हर जगह पर। कोई संस्कृति पहले समाप्त होगी, जैसे मोहनजोदड़ो के अंदर हमने देखा था कि मोहनजोदड़ो वाली जो सभ्यता थी वो बुढ़ापे में आकर खत्म हुई है, और जबकि कालीबंगा वाली जो हमने सभ्यता देखी थी वो अपने यौनावस्था के अंदर ही समाप्त हुई थी। ठीक है, तो सभी के काल में कुछ ना कुछ अंतर हो सकता है। नगरों के पतन के पश्चात हड़प्पा सभ्यता परिवर्तित रूप में चली गई थी। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के इस चरण को क्या कहते हैं, उप सिंधु संस्कृति के नाम से जाना जाता है। परवर्ती हड़प्पा संस्कृति को किस नाम से जाना जाता है, उप सिंधु संस्कृति के नाम से। ठीक है, सिंधु नदी के पास में ये पनपी है संस्कृति, इसीलिए क्या कह रहे हैं इसको, उप सिंधु संस्कृति, है ना। सिंधु संस्कृति तो सिंधु सभ्यता हड़प्पा सभ्यता को भी बोलते हैं, तो इसको क्या बोल दिया, उप सिंधु संस्कृति। ओके, आई होप ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। देखिए, जो हड़प्पा सभ्यता का जो संदर्भ है वो पहले क्या कहते थे कि एकदम अचानक से इसका निधन हुआ है या समाप्त हुई है, ऐसी अवधारणा आई थी, जिसके मतलब ये था कि हड़प्पाई परंपरा की समाप्ति हो गई है, बिल्कुल ही सभ्यता की खत्म हो गई है। लेकिन जब शोध आए तब वो जो मत था निधन वाला, उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लग गया। उसके बाद में ये माना जाना लग गया कि सभ्यता का जो रूप है वो चेंज हो गया है। ठीक है, इसीलिए अब पतन नहीं बोलते हैं, रूप परिवर्तन बोलते हैं, यानी नगरीय चरण का पतन बोलते हैं। ठीक है, तो जो हड़प्पाई परिवर्ती हड़प्पा संस्कृति के जो साक्ष्य है वो हड़प्पाई क्षेत्रों में खोजे जाने लगे थे। तब 5 क्षेत्रों में इसको बांट दिया था, 5 उप क्षेत्रों में बांट दिया गया था। देखो, जब हमने कह ही दिया कि इसका रूप परिवर्तन हो गया, तो हम उससे रिलेटेड साक्ष्य ढूंढेंगे ना। जब हम साक्ष्य ढूंढने लगे ना, तब इन्हें 5 उप क्षेत्रों में बांट दिया गया। 5 उप क्षेत्रों में कौन कौन से उप क्षेत्र थे वो, ठीक है, तो वो उप क्षेत्र सबसे पहले तो सिंधु, ठीक है ना, सिंध का क्षेत्र तो आएगा ही आएगा, सिंध के क्षेत्र में बांट दिया इसको। फिर उसके बाद में हमने देखा था कि जो पंजाब वाली साइड में बहुत सारी हमें क्षेत्र मिले थे हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड, तो उस क्षेत्र में भी हमने देखा, तो वो था पश्चिमी पंजाब और घग्गर हकरा क्षेत्र। ठीक है, घग्गर हकरा क्षेत्र, तो 2 क्षेत्र तो ये हो गए, उप क्षेत्रों में बांट रहे हैं ना हम इसको, सिंध, पश्चिम पंजाब और घग्गर हकरा क्षेत्र, ये 2 क्षेत्र हो गए। ठीक है, फिर तीसरा क्षेत्र हमारा आ रहा था पूर्वी पंजाब और हरियाणा। पश्चिमी पंजाब आ गया। अब हम देख रहे हैं तीसरा पॉइंट हमारा पूर्वी पंजाब। पूर्वी पंजाब, जहाँ पे हमें रोपड़ जैसी जगह मिली थी, है ना, रोपड़ जैसी जगहें हमने देखी थी, और हरियाणा के अंदर राखी गढ़ी, है ना। पूर्वी पंजाब और हरियाणा, और पश्चिमी पंजाब और घग्गर हकरा वाला क्षेत्र कौन सा है, वो पाकिस्तान वाला है। सिंध वाला क्षेत्र, 3 क्षेत्र याद रहेंगे आपको। और चौथा हमारा आ गया कच्छ एवं सौराष्ट्र, ये गुजरात में है। ठीक है, कच्छ एवं सौराष्ट्र वाला क्षेत्र। और फिर जो 5वां जो लास्ट पॉइंट है वो है हमारा गंगा के क्षेत्र में भी हमने देखा था ना, आलमगीरपुर, गंगा, यमुना, दोआब। तो इन 5
उप क्षेत्रों के अंदर हमने बांट लिया था। ठीक है, एक बार मैप पे देख लेते अपने कौन कौन से 5 क्षेत्रों में बांटा था। देखिए 5 उप क्षेत्रों में बांट लिया, किसके लिए? हड़प्पाई क्षेत्रों में खोज करने के लिए, साक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए। एक तो सिंध वाला एरिया हो गया, यहाँ पे भी हमें हड़प्पाई सभ्यता के बहुत सारे जगह मिली थी, बहुत सारे साक्ष्य मिले थे। ठीक है, तो सिंध का क्षेत्र हो गया। ठीक है, और ये पूरा पश्चिमी पंजाब, ठीक है, ये पूरा पश्चिमी पंजाब हो गया हमारा, तो 2 हो गए। इधर ही गग्गर हकरा नदी वाला, फिर इधर आ गया हमारा पूर्वी पंजाब, ये वह हमारा 1 पॉइंट, ये हमारा 2 पॉइंट, वेट, ठीक है, ये हमारा 2 पॉइंट, इधर हमारा ये 3 पॉइंट है, पूर्वी पंजाब और हरियाणा। फिर उसके बाद में ये आ गया हमारा 4th पॉइंट, ठीक है, कच्छ और सौराष्ट्र का क्षेत्र। और इधर 5वां पॉइंट है गंगा यमुना दोआब वाला। ठीक है, इन 5 उप क्षेत्रों के अंदर हमने साक्ष्य ढूंढने के लिए क्या कर ली थी, क्षेत्रों को बांट लिया था। ठीक है, आई होप ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, तो बहुत सारी संस्कृतियां हमें यहाँ से मिली है। इन 5 क्षेत्रों में ना हमें बहुत सारी, ये जो 5 क्षेत्र अभी जो हमने देखे हैं, ये जो 5 क्षेत्र हमने देखे हैं, यहाँ से हमें काफ़ी संस्कृतियाँ मिलती है। जैसे सिंध में आ गई हमारी झूकर संस्कृति, पश्चिम पंजाब और भावलपुर में आ गई कब्रगा एच वाली संस्कृति, गुजरात में चमकीले लाल मृद भांड वाली संस्कृति आ गई। ठीक है, तो ये सारी संस्कृतियाँ हमें मिलेगी यहाँ पर। ओके, तो समझते हैं आगे। तो इस चरण में हड़प्पा संस्कृति के नगरीय जीवन के महत्वपूर्ण, तो ये जो हमारी हड़प्पा परवर्ती हड़प्पा संस्कृति थी ना, इसने बहुत सारे लक्षण खो दिए, किसके? हड़प्पा सभ्यता के। अब देखो बाद में पनप रही है तो हड़प्पा सभ्यता वाले लक्षण थोड़ी ना होंगे इसमें। तो ये क्या था, कौन कौन से लक्षण खो दिए? सुव्यवस्थित नगर वाले, अब ये ग्रामीण में परिवर्तित होगी। व्यापक ईंटों की संरचनाएं, अब देखो अगर नगर ही नहीं रहे तो ईंटों का यूज भी नहीं हो पाएगा। ठीक है ना। लेखन कला, मानक बाट और माप, क्योंकि अब व्यापार इतना व्यापक क्षेत्र में नहीं होता था, इसलिए इनका क्या हो गया था, हाँ, खत्म हो गए थे ये। ठीक है, नगरों का दुर्ग क्षेत्र और निचले शहर के रूप में विभाजन, तो अब ये क्षेत्रीय, ये जो नगरीय क्षेत्र था ये ग्रामीण क्षेत्र में बट गया। तो ये जो लक्षण थे, नगर वाले, व्यापक ईंटों की संरचनाएं, लेखन कला, मानक बाट और माप, नगर का दुर्ग क्षेत्र और निचले क्षेत्र में विभाजन होना, तो नगर ही नहीं है तो ये सब चीजें भी क्या हो गई, खत्म हो गई, अभी लक्षण खत्म हो गए। ठीक है, ये सभ्यता एक बार फिर से नगरीय चरण से ग्रामीण चरण में पहुंच गई। कौन सी? हड़प्पा सभ्यता। फिर इसको क्या बोलने लगे जब ग्रामीण में पहुंच गई? इसको बोलने लगे परवर्ती हड़प्पा संस्कृति। लोग नगरों को खाली करके ग्रामीण क्षेत्र की ओर पलायन कर गए थे। इस काल में गांव की संख्या में वृद्धि होगी। अब देखो नगरों से जब गांव में आएंगे तो गांव की संख्या बढ़ेगी ना, तो वही बात है। फिर अगर हम विभिन्न प्रकार की फसलों और अनाजों को देखते हैं तब हमें पता चलता है कि हड़प्पा काल की तुलना में परवर्ती हड़प्पा चरण के अंदर फसलों की संख्या क्या हो गई थी, ज़्यादा हो गई थी। ठीक है, फसलों की संख्या में क्या हुई थी, बढ़ोतरी हो गई थी। इतनी ज़्यादा फसलें हमें हड़प्पा सभ्यता में नहीं मिलती जितनी परवर्ती हड़प्पा चरण में हमें मिलती है। ठीक है, इसके अलावा हड़प्पाई जो शिल्पी थे, शिल्पकार जो थे, उनके संपर्क से, जब देखो ये नगर वाले शिल्पकार है, जब ये ग्रामीण वाले शिल्पकारों के संपर्क में आएंगे तो उनका भी क्या होगा, विकास होगा। ठीक है, इसके अतिरिक्त हड़प्पाई शिल्पियों के संपर्क से ग्रामीण क्षेत्र में तकनीकी विकास को क्या मिल गया, प्रोत्साहन मिल गया। ठीक है, तकनीकी विकास होने लगे ग्रामीण क्षेत्रों का, और तांबे और पत्थर के बेहतर उपकरणों का प्रयोग किया जाने लगा। अब तकनीकी प्रोत्साहन हुआ, तकनीकी विकास हुआ, तो पत्थर और तांबे के बेहतर उपकरण बनाए जाने लगे। ठीक है, और उनका प्रयोग होने लग गया। आई होप ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ आ रहे हैं। हड़प्पा संस्कृति, हड़प्पा सभ्यता खत्म हो गई, ग्रामीण क्षेत्र में आ गए। जो शहर वाले लोग थे जब गांव में आएंगे तो उनके पास जो तकनीकी जो ज्ञान है वो ग्रामीण लोगों को देंगे, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होगा, विकास होगा। ठीक है, और बेहतर किस्म के तांबे और पत्थरों का प्रयोग होने लगेगा। और क्या पॉइंट देखा, परवर्ती हड़प्पाई चरण में फसलों की संख्या क्या हुई थी, बढ़ी थी, ना कि घटी थी। इस संदर्भ में एक दिलचस्प तथ्य यह है, ये फैक्ट है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण कुछ क्षेत्रों में, कौन कौन से क्षेत्रों में, पंजाब, सिंध और बहावलपुर, इन सारे क्षेत्रों में बस्तियों की संख्या सीमित हो गई थी। यहाँ पे क्या हो गए थे, बस्तियाँ कम हो गई थी। लेकिन कुछ क्षेत्रों में, हरियाणा और गुजरात में बस्तियों की संख्या में क्या हो गया था,
विस्तार होने लग गया था। किस वजह से हुआ था? जनसंख्या के प्रवास के कारण, क्योंकि इन क्षेत्रों के अंदर प्राकृतिक आपदाएं थी, ठीक है, जिस वजह से यहाँ से लोगों ने क्या कर लिया, पलायन कर लिया और इन क्षेत्रों में चले गए। परवर्ती हड़प्पा स्थल भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न क्षेत्रों में देखे जा सकते हैं। उदाहरण के लिए स्वात घाटी में कुछ स्थल मिले हैं। इन स्थलों से लाल बर्तनों पर काले रंग के चित्र बनाए गए, लाल बर्तनों पर काले रंग के चित्र बनाए गए हैं, जो हड़प्पा मृद भांड से कुछ समानता दिखाते हैं, ठीक है। हड़प्पा के जो बर्तन थे वो लाल रंग के होते थे और उसके ऊपर काले चित्र बनाए जाते थे, जैसे कि आज भी हम देखते हैं कि लाल बर्तन बना देते हैं और ऊपर डिज़ाइन बना देते हैं, जैसे ये मटका, एक मिनट, रेड कलर है क्या? है, एक मिनट होल्ड करें प्लीज़। हाँ जी, तो देखिए ये मैं कोशिश कर रही हूँ बनाने की। ये मटका मैंने बना दिया, इसके ऊपर अब देखिए काला डिज़ाइन बना देंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो ऐसे बर्तन हमें आज भी देखने को मिलते हैं, ठीक है, आज भी देखने को मिलते हैं ये लाल रंग के बर्तन जो हैं, ठीक है। तो ऐसे बर्तन हमें मिल रहे हैं कहाँ पर? स्वात घाटी में, ओके, स्वात घाटी में हमें ये बर्तन मिलते हैं, ओके। स्वात घाटी को परवर्ती हड़प्पा संस्कृति का उत्तरी छोर माना जाता है। तो परवर्ती हड़प्पा संस्कृति का उत्तरी छोर है स्वात घाटी, जबकि हड़प्पा सभ्यता का उत्तरी छोर कहाँ था? मांडा में, ओके। उसी प्रकार सिंधु नदी के पश्चिमी बलूचिस्तान और भारत के ईरानी सीमांत प्रदेशों में, देखिए हमने देखा था ना ईरानी प्रांत कौन से थे, अभी हम मैप पर देख लेंगे। बलूचिस्तान और भारत की ईरानी सीमांत प्रदेशों में हड़प्पाई स्थल भी देखे हैं। सिंध में झूकर संस्कृति का विकास हुआ, सिंध के क्षेत्र में झूकर संस्कृति का विकास हुआ। झूकर संस्कृति का प्रसार कहाँ कहाँ तक था? चहुंद्रो, आमरी और मोहनजोदड़ो जैसे क्षेत्रों के अंदर हुआ था। सिंध में झूकर संस्कृति का विकास हुआ। हमने परवर्ती हड़प्पा संस्कृति के अंदर ही बात कर रहे हैं, ये कोई बाहर नहीं है, ठीक है। यहाँ के जो स्थल थे झूकर संस्कृति से संबंधित, ये ग्रामीण थे और ये आकार में छोटे थे। इन स्थानों पर मकानों को दोबारा बनाए जाने के साक्ष्य हमें मिलते हैं कि यहाँ पर जो टूटे हुए मकान थे उनको दोबारा बनाया जा रहा था और जो टूटे हुए सामान की जो सामग्री थी उसी को यूज़ कर रहे थे, ना कि नई सामग्रियों का यूज़ कर रहे थे ये, ओके। जो टूटे हुए मकान की जो सामग्री थी उसी का प्रयोग ये लोग कर रहे थे, ठीक है, बनाने के लिए। यहाँ विभिन्न प्रकार के मृद भांडों का उपयोग हुआ। इन्हें झूकर मृद भांड भी कहते हैं। जो झूकर संस्कृति से संबंधित मृद भांड है उनको कहते हैं झूकर मृद भांड। हरियाणा तथा पंजाब में मीताथल, वारा, रोपड़, सिसवाल से परवर्ती हड़प्पाई स्थल प्राप्त हुए हैं। बारा एवं सिसवाल में ईंटों के बने मकान भी मिलते हैं, ठीक है। फिर कई स्तरों से गैरिक मृद भांड के भी साक्ष्य मिलते हैं मिट्टी के। उसी प्रकार गुजरात के कच्छ और सौराष्ट्र में कई क्षेत्र है परवर्ती हड़प्पा संस्कृति से रिलेटेड, ठीक है। तो ये कौन कौन से हैं? रंगपुर और सोमनाथ, जो कि गुजरात में है। गुजरात में चमकीले लाल मृद भांडों के अवशेष मिलते हैं, ठीक है। वो लाल बर्तन जिसके अंदर चमक है, ठीक है, चमकीले लाल मृद भांड के अवशेष मिल रहे हैं। काला डिजाइन नहीं बना हुआ इनके ऊपर, ठीक है। परवर्ती हड़प्पाई चरण में गुजरात में जो संस्कृतियाँ ये बस्तियाँ हैं उनकी संख्या में क्या हुई? वृद्धि हुई, विस्तार हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि पंजाब और सिंध के क्षेत्र से लोग क्या होने लगे थे? पलायन करने लग गए थे, ठीक है। उदाहरण के लिए जहां हड़प्पा चरण में बस्तियों की संख्या 13 थी, पहले हड़प्पा चरण में गुजरात के अंदर बस्तियों की संख्या 13 थी, बाद में कितनी हो गई? 200 हो गई। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि गुजरात के क्षेत्रों में बस्तियों की संख्या में हो रही है वृद्धि। किस वजह से? पलायन की वजह से, ठीक है। तो हड़प्पा संस्कृति की परंपरा समाप्त नहीं हुई, बस इसमें परिवर्तन हुआ और ये आगे चलती रही। नगरों के पतन के पश्चात भी ग्रामीण जीवन में उसका क्या बना रहा? अस्तित्व बना रहा और आगे चलकर सामान्य भारतीय जीवन में ये घुल मिल गई, ओके। तो अब इसका महत्व हम देख लेते हैं।
परवर्ती हड़प्पा संस्कृति के माध्यम से हड़प्पा की तकनीक का दूरस्थ क्षेत्रों में प्रसार हुआ। अगर देखिए हड़प्पाई लोग अपनी जगह पर बने रहते तो उनकी तकनीक क्या है, दूसरे क्षेत्रों तक जा नहीं पाती। ठीक है, तो जब परवर्ती हड़प्पा संस्कृति के माध्यम से, जैसे झूकर संस्कृति की तरफ चली गई ना, परवर्ती हड़प्पा संस्कृति के माध्यम से हड़प्पा की जो तकनीक थी वो कहाँ तक पहुँच पाई, दूसरे क्षेत्रों में पहुँच पाई। उदाहरण के लिए तांबे का ज्ञान और चमकदार मृद भांडों का प्रयोग, जो हमें कहाँ मिल रहे हैं, लाल चमकदार मृद भांड गुजरात में मिल रहे हैं। ठीक है, और तीव्रगामी चाक के प्रयोग को ले सकते हैं इसके अंदर। और किसको ले सकते हैं, तीव्रगामी चाक, जो बैलगाड़ियों के पहिए होते हैं वही। ओके, ये इसका महत्व है। परवर्ती हड़प्पा संस्कृति का क्या है, इस संस्कृति के माध्यम से, परवर्ती हड़प्पा संस्कृति के माध्यम से जो हड़प्पा सभ्यता की जो तकनीकी जो सिस्टम ज्ञान था वो दूसरे क्षेत्रों में जा पाया। ठीक है, और वो ज्ञान कौन सा था, तांबे का और चमकदार मृद भांडों का और चाक का प्रयोग। ठीक है, हड़प्पा काल में, परवर्ती हड़प्पा काल में दो फसल प्रणाली जो थी हड़प्पा काल में दो फसल प्रणाली पूरी तरह विकसित नहीं हुई थी। हड़प्पा काल में देखो दो फसल प्रणाली के साक्ष्य हमें कालीबंगा से मिल रहे हैं, लेकिन वो पूरी तरह से विकसित नहीं हुई थी। एक ही मौसम में रबी एवं खरीफ दोनों फसलों की खेती की जाती थी, किंतु परवर्ती हड़प्पा संस्कृति के अंतर्गत दो फसल प्रणाली का क्या हो गया, विकास हो गया, बेटर हो गया। ये जैसे कि हमने अब देखा ही है, समझा ही है कि इसके अंदर क्या हुई थी, परवर्ती हड़प्पा संस्कृति के अंदर फसलों के उत्पादन में वृद्धि हुई थी। ठीक है, कृषि फसलों के उत्पादन और संख्या में क्या हुआ, व्यापक वृद्धि होने लग गई। ये इस संस्कृति का महत्व है। पहला क्या है, परवर्ती हड़प्पा संस्कृति की वजह से हड़प्पा सभ्यता की जो तकनीक था उसका विकास हो गया, और परवर्ती हड़प्पा संस्कृति के अंदर आकर कृषि का विकास हुआ है। परवर्ती हड़प्पा संस्कृति के लोगों के साथ संपर्क ने परवर्ती हड़प्पा संस्कृति के लोगों के साथ संपर्क ने अधिकारियों ने वैदिक आर्यों को भी, ठीक है, परवर्ती हड़प्पा संस्कृति, देखिए ये हड़प्पा सभ्यता के पतन के पश्चात की संस्कृति है। तो पश्चात हड़प्पा सभ्यता का जब पतन होता है, इसका रूप परिवर्तित होता है, उसके बाद में क्या आती है, वैदिक संस्कृति आती है ना। जस्ट बाद में हम वही पढ़ते हैं ना। तो ये वैदिक आर्यों को भी क्या, कहाँ से मिल रहा है, ये इन संस्कृतियों के साथ में कुछ ना कुछ कृषि के लिए क्या मिल रहा है, प्रोत्साहन मिल रहा है। परवर्ती हड़प्पा संस्कृति के लोगों के संपर्क में आने से जो वैदिक आर्य लोग आए थे, वैदिक आर्य जो थे उन्हें भी विशेष रूप से कृषि के लिए क्या हुआ, आकर्षण पैदा हो गया, जिससे हमें पता चलता है कि ऋग वैदिक काल में आर्यों का पेशा पहले तो पशुचारण था। ठीक है, ऋग वैदिक काल में, और जब उत्तर ऋग वैदिक काल आता है, तब उनका मुख्य पेशा क्या बन गया, कृषि बन गया। क्यों बन गया, क्योंकि वो लोग, आर्य लोग परवर्ती हड़प्पा संस्कृति के लोगों के संपर्क में आने लगे, उनको ज्ञान होने लगा कृषि के बारे में, तो उसकी तरफ क्या हो गए, आकर्षित हो गए। आई होप इस परवर्ती हड़प्पा संस्कृति का महत्व आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। ठीक है, परवर्ती हड़प्पा संस्कृति में धार्मिक क्षेत्र में भी हड़प्पा की परंपरा को अपनाया। तो धार्मिक क्षेत्रों में भी परवर्ती हड़प्पा संस्कृति ने धार्मिक क्षेत्रों को अपनाया, किसकी, हड़प्पा सभ्यता का धार्मिक क्षेत्र इन्होंने अपनाया। ठीक है, तो जैसे जैसे जो पहले वो यूज़ कर रहे थे, पहले जो उपासना की पद्धति जो चल रही थी वो भी उन्होंने जारी रखी, जिससे आज भी वो पद्धति जारी है, चल रही है। फिर परवर्ती हड़प्पा संस्कृति के माध्यम से ही विभिन्न प्रकार की उपासना पद्धति, जैसे मूर्ति पूजा, शिव पूजा, देवी पूजा, ठीक है, पशु पूजा आदि भारतीय जीवन के अंदर घुल मिल गई, और जिससे क्या हुआ, हिंदू धर्म के विकास का मार्ग प्रशस्त हो गया। आई होप ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा, इसका महत्व। ठीक है, पहला महत्व क्या है, हड़प्पाई संस्कृति के माध्यम से हड़प्पा तकनीकी को क्या मिला, प्रसार मिला, फसल को मतलब विकसित फसलों को प्रोत्साहन मिला। ठीक है, वैदिक आर्यों को भी कृषि के लिए आकर्षित किया इन लोगों ने। ठीक है, उसके अलावा धार्मिक परंपरा को भी इन्होंने आगे बढ़ाया। ठीक है, अब हम जरूर जो इम्पोर्टेंट जो प्लेसेस हैं, जो इम्पोर्टेंट प्लेस है परवर्ती हड़प्पा संस्कृति से संबंधित, उन सभी प्लेस को हम देख लेते हैं। ठीक है, तो कोलिस्तान है, भावलपुर है, गनेरीवाल है, झूकर है, मांडा है और उल्लास है, यहाँ पर ये दिए हुए हैं।
ठीक है, तो इन सबको हम एक एक करके देख लेते हैं क्या इनकी विशेषताएं हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम कोलिस्तान देखेंगे। सॉरी, कोलिस्तान जो है ये वाला कोलिस्तान, ये वर्तमान के पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। ठीक है, यहाँ पर है ये। ओके, कोलिस्तान, ये पॉइंट जो लगा दिया है यहाँ पर है कोलिस्तान। ठीक है, और ये आपको पता चल गया, ये परवर्ती हड़प्पा संस्कृति से संबंधित एक प्रमुख केंद्र है। इसके अलावा यहाँ पर हमें ताम्रपाषाणिक स्थलों के साक्ष्य भी मिलते हैं। कोलिस्तान याद रहेगा, कोलिस्तान पाकिस्तान के पंजाब में, कोलिस्तान पाकिस्तान याद रहेगा। ठीक है, परवर्ती हड़प्पा संस्कृति से संबंधित एक स्थल है। ओके, फिर दूसरा है हमारा बहावलपुर, तो ये भी पाकिस्तान के पंजाब में ही है, बहावलपुर। ठीक है, बहावलपुर, तो यहाँ से हमें एक इम्पोर्टेंट, मैं आपको कल बताया था मैंने, कब्रगाह एच। ठीक है, कब्रगाह एच संस्कृति के साक्ष्य हमें कहाँ से मिलते हैं? बहावलपुर से मिलते हैं। पाकिस्तान के पंजाब में बहावलपुर स्थित है। ठीक है, यहाँ से हमें कब्रगाह एच संस्कृति का क्या मिलता है? साक्ष्य या फिर जोड़ा मिलता है। ओके, आई होप बहावलपुर आपको याद रहेगा। दो चीज़ें हमने देख ली है, कोलिस्तान, ठीक है, और बहावलपुर। अब दूसरा देख रहे हैं गनेरीवाल। गनेरीवाल यहाँ पर है। ठीक है, गनेरीवाल, तो इसकी क्या विशेषता है? यहाँ पर ये जो है ये गग्गर हकरा क्षेत्र के अंदर स्थित था। ठीक है, ये कहाँ था? गग्गर हकरा क्षेत्र से संबंधित एक स्थल है। ठीक है, और ये हकरा क्षेत्र में फैला हुआ सबसे बड़ा स्थल है। इसकी विशेषता क्या है? गनेरी वाला की विशेषता है कि गग्गर क्षेत्र के अंदर विस्तृत फैला हुआ ये सबसे बड़ा स्थल है। ठीक है, और आज ये पाकिस्तान में स्थित है, पाकिस्तान के पंजाब में। आई होप आपको याद रहेगा कोलिस्तान। ठीक है, और क्या देखा था? बहावलपुर, और अब हमने देखा है गनेरीवाल। ओके, याद रहेगा। फिर आएगा झूकर। झूकर संस्कृति है यहाँ पर। झूकर संस्कृति, झूकर संस्कृति ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। ठीक है, और यहाँ से हमें क्या मिल रहा है? मृदभांड के साक्ष्य मिलते हैं। मृदभांड के साक्ष्य मिलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? झूकर मृदभांड। लाल रंग के बर्तनों पर काली चित्रकारी की गई है, झूकर मृदभांड। ओके, याद रहेगा। उसके बाद में आता है मांडा। मांडा तो आई होप आपको याद ही होगा, यहाँ पर है। ठीक है, मांडा, ठीक है, कश्मीर के अखनूर के पास में स्थित है, ये आपको बताया हुआ है। ठीक है, इसका संबंध हड़प्पा सभ्यता से तो है ही, हड़प्पा से मैं बताया था, और हड़प्पा सभ्यता की उत्तरी सीमा का निर्धारण करता है। तो यहाँ से हमें परवर्ती हड़प्पा संस्कृति के साक्ष्य मिल रहे हैं, इसीलिए हम पढ़ रहे हैं मांडा को। ठीक है, कॉमन आपको याद रहेगा बिल्कुल। और एक लास्ट रह गया हमारा हुलास। ठीक है, ये हमारा आता है उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में, और उत्तर प्रदेश कहाँ है? यहाँ पे। ठीक है, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में है। इस स्थल को उत्तर हड़प्पा कालीन अवशेष, मतलब इस स्थल से हमें क्या मिल रहे हैं? परवर्ती हड़प्पा संस्कृति के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, यहाँ के जो निवासी थे वो खेती करते थे, क्योंकि यहाँ से चना और मूंगफली के दाने मिल रहे हैं। कहाँ से? हुलास से हमें चने और मूंगफली के क्या मिल रहे हैं? साक्ष्य मिल रहे हैं। ठीक है, याद रहेगा, चने और मूंगफली के साक्ष्य हमें मिल रहे हैं हुलास से। यहाँ के लोग क्या करते थे? खेती करते थे। ठीक है, और यहाँ से मिट्टी के बने हुए घरों के अवशेष मिल रहे हैं, और हाथों से बने हुए हस्त निर्मित मृदभांड मिलते हैं, और मिट्टी की मोहर भी मिल रही है। याद रहेगा। ओके, आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज़ आप शेयर कर दिया करें। आपके शेयर करने, आपके सब्सक्राइब करने और लाइक करने से मुझे बहुत मोटिवेशन मिल रहा है। कल से तो कुछ ज़्यादा ही मिल रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय, जय हिंद।